वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हमारे साथ हैं परीक्षित, जिन्हें ऑल इंडिया रैंक सिक्योर की है 373। परीक्षित, आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, आपने बताया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस तरीके के चैलेंजेस आपको आते हैं लैंग्वेज बेसिस पे या फिर किसी भी तरीके की हाँ, तैयारी करते समय? मोस्टली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो यूजुअली अंग्रेजी ही होता है। मोस्ट ऑफ दी प्लेटफॉर्म्स का या फिर क्लासेस जो भी है और मटेरियल्स है जो भी है। लेकिन एज अ नॉर्थ ईस्टर्नर, हाँ मतलब थोड़ा बहुत जब दिल्ली या किसी भी मेट्रो सिटी में जाते हैं तो थोड़ा बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलूँ क्या, कुछ तो है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत तो है, अभी भी हमें न्यूज़ में बहुत देखने को मिलता है। लेकिन आई थिंक अगर आप अपने दोस्तों को अच्छे से, मतलब दोस्तों के साथ अच्छे से बात करते हो, अच्छे से मतलब अच्छे व्यवहार में रहते हो, और आप अगर उनसे कुछ सीखते हो और आप भी उन लोगों को कुछ मतलब कुछ सिखाते हो इन द सेंस कि आप उन लोगों से भी मोटिवेशन लेते हो और आप भी लोगों को मोटिवेट करते हो, तो वो एक गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप बन जाता है और एक बहुत हेल्दी एटमोसफियर बन जाता है। तो आई थिंक जो एस्पिरेंट्स है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप प्लीज अपने अपने ओरिजिन, अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन को लेके अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ना खोए। उसको कम करने की कोई जरूरी नहीं है। हम मतलब इवेंचुअली वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड वी ऑल हैव इक्वल कैलिबर एंड पोटेंशियल। इट्स जस्ट कि आप अपने अंदर कितना विश्वास रखते हैं और आप जो भी सिचुएशन है उसको आप कितने अच्छे से संभाल पाते हो। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ दैट। और यूपीएससी आई थिंक उसके साइड से तो कोई भी इम्पार्शियलिटी नहीं है। तो आई थिंक ऑल एस्पिरेंट्स को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, एंड आई थिंक इफ दे really want to attempt this exam, then they should go for it. आपकी ऑप्शनल के लिए किस तरीके से तैयारी की आपने? क्या स्ट्रैटेजी रही है? आपने एंथ्रोपोलॉजी को कैसे कंप्लीट किया? मैंने तो क्या किया था कि मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे सच नोट्स तो नहीं बनाए। मैंने जो बुक्स जो भी मैंने रेफर किया उसका मैंने क्या किया, एक बहुत बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए। जैसे मान लो एंथ्रोपोलॉजी में ऐसे बोलते हैं, मतलब मेरा तो ये था कि हमेशा जो हमारे स्कॉलर्स है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम है, उनके बुक्स है, उनके केस स्टडीज है, उनको उनको कोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स या अपने आंसर्स को और एनरिच करने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक शीट पे इन सबको इकट्ठा करके लिखना शुरू किया, एक जगह पे सारे के सारी चीजों को एक्यूमुलेट किया टॉपिक वाइज। तो उसको मैं बार बार देखता था और मैं उसको बाय हार्ट करने की, रिमेम्बर करने की कोशिश करता था, ताकि मैं एग्जाम पे एक्यूरेटली उसको रिफ्लेक्ट कर पाऊँ। तो ये था मेरा एंथ्रोपोलॉजी के लिए। तो हाँ, और एक और चीज़ है कि एंथ्रोपोलॉजी में मैं हमेशा मैं एक करंट अफेयर्स को हमेशा इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ। जो भी टॉपिक्स आए, जो भी क्वेश्चन आता है, उसको मैं समहाउ, अगर कोई कंटेम्पररी ट्रेंड हो या फिर कोई करंट अफेयर्स, करंट डेवलपमेंट हो उस फील्ड पे, तो मैं उसको हमेशा कोट करके एक सेक्शन की तरह, मतलब एक नया पैराग्राफ करके हमेशा लिख देता था जहां पे भी मुझे ऐसा कुछ मिले। और जहां पे भी पॉसिबल है मैं डायग्राम ड्रॉ करता था। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक पार्ट है, वहां पे तो टूल्स ये सब और साइट्स, ये सब तो ड्रॉ करना पड़ता है। तो इन सब तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट वो तो है ही, लेकिन अब आगे हम बात करते हैं। यू नो दैट देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन यूट्यूब दिस डेज। इतनी सारी वीडियोस हैं, इतने सारे डिस्कशंस होते हैं, टॉपर टॉक्स, स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं। In that case, what difference do you find in the YouTube videos and when you go for following such strategies? आई थिंक इस एग्जाम के लिए कोई सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं है। और हमारे खुद के लेवल पे, मतलब हमारे खुद के लेवल इन द सेंस कि हमें कितना आता है, हमें कितना नहीं आता है, उस पर भी बहुत निर्भर करता है। इट हैज टू बी बिल्ड ऑन योर ओन। मतलब यू हैव टू डू सम हिट एंड ट्रायल। यू हैव टू नो वेयर यू स्टैंड, आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस कहाँ है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड देन यू कैन स्टार्ट डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी। एंड इट इज ऑल्सो ओके टू मेक सम मिस्टेक्स ऑन द वे। मतलब यू कैन, आपने कुछ पढ़ना शुरू किया, बाद में पता चला कि ये यूजफुल नहीं है, बट किसी किसी को वो सेम चीज यूजफुल लग सकता है। तो आई थिंक दैट इज वेरी डिफरेंट। आई थिंक दैट हैज टू बी प्योरली पर्सनल, एंड यू हैव टू डेवलप योर स्ट्रेटजी ऑन योर ओन। बट गिवन दिस, ये सब बोलने के बावजूद मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बट देयर आर सम सर्टेन रूल्स which is true for this, which is universal, which is true in any case. जैसे practice, we have to solve, we have to practice, revise. These are key things. I mean, this should be a part of any strategy. या फिर मान लो there should not be multiple sources. आप एक ही सोर्स को अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से रिवाइज करो। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ चीज मिसिंग है, तो उस पर जाके आप हमेशा आप अपने खुद हाथ से लिख सकते हो, वहाँ पे किसी एक शीट अटैच करके या कुछ करके। मतलब मल्टीपल सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट देयर आर सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स इन माय ओपिनियन जो हर एक स्ट्रेटजी में होनी चाहिए। अदरवाइज एज सच देयर इज नो परफेक्ट स्ट्रेटजी, कोई सीक्रेट मंत्र नहीं है। From this, you have opened another door for me. Another question. Note making. It has been a ओके। whimsical topic. ऐसा कह सकते हैं, it has been a marshy land for most of the aspirants. How to like excel the art of note making? ओके। तो नोट मेकिंग के लिए मैं बहुत आई कंसिडर माई सेल्फ लेजी।
मैं इतना नोट्स नहीं बनाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं अभी मेंस के लिए बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स के नोट्स नहीं बनाए प्रीलिम्स के लिए। आई ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर ऑन द गो, जो पढ़ता हूँ आई जस्ट ट्राई एंड रिमेंबर। मगर मैंने क्या किया मेंस के लिए, मैंने क्या किया कि जैसे मान लो मैं कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है, या फिर मान लीजिए जब मैं कुछ एडिटोरियल डिस्कशन ओनली आईएएस का सुन रहा हूँ, तो मैं सुनता हूँ। सुन के मैं अपने दिमाग पे रिकैप करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ मैंने क्या सुना, मुझे क्या बताया, क्या क्या बताया था आज, कौन कौन से टॉपिक्स थे, मैं इसको रिकलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। फिर जाके मैं अपना बुक खोलता हूँ। बुक पे मैंने ब्रॉडली एक बुक पे मैंने GS1, GS2, GS3 और GS4 को थोड़ा बहुत मैंने अपने तरीके से मैंने डिवाइड कर रखा है। तो मैं देखता हूँ कि ये टॉपिक क्या है, और जो सबसे अप्रोप्रिएट है, सबसे अप्रोप्रिएट सब टॉपिक्स पे फॉलो होता है, वो जो जो आज डिस्कस हुआ, उसको मैं अपने वर्ड पे लिखता हूँ। वो भी बहुत शॉर्ट, बहुत क्रिस्प। इनफैक्ट मैं कभी कभार टारगेट रखता हूँ कि आई विल नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स, ताकि बहुत, और मैं जितना भी गंदा हैंड राइटिंग हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो नोट सिर्फ आपके लिए है, कि कोई किसी और को पढ़ना नहीं है वो नोट्स। तो वो सिर्फ आपके लिए है, आपको जल्दी खत्म करना है वो काम। मतलब नोट मेकिंग शुड नॉट बी लाइक ड्रॉ एंड ड्रॉ करके, मैं इतना नहीं करता था। मैं कितना भी स्क्रिबल करो, रफ करो, मतलब मेरे लिए तो वो मैटर नहीं करता था, कि अगर मुझे समझ में आ रहा है तो दैट्स इट। बस जब मैं एग्जाम पे लिखूंगा वो समझ में आना चाहिए, बट नोट्स तो मैं अपने लिए लिख रहा हूँ। और मैं बहुत शॉर्ट, बहुत क्रिस्प, मैं अपना टारगेट रखता था कि 50 वर्ड्स को एक्सीड नहीं करूंगा, जितना से जितना ब्रीफ हो। तो मुझे और अच्छा लगता था कि मैंने इतने बड़े मटेरियल को इतने शॉर्ट क्रिस्प जगह पे मैंने लिख दी है। तो मैं ऐसे कर, उससे रिवीजन भी इजी होता है, क्योंकि वरना बहुत बल्कि मटेरियल है, तो रिवीजन में भी थोड़ा डिमोटिवेटिंग फील होता है और पढ़ने का मन भी नहीं करता। लेकिन अगर बहुत शॉर्ट है, बहुत क्रिस्प है, तो जल्दी भी हो जाता है। ये एक तरीका था। फिर दूसरा तरीका भी ये है कि मैंने एक और चीज भी किया था, कि मेरे पास एक छोटा डायरी रहता था। उसमें क्या करता था, जो भी मुझे स्टेटिस्टिक्स आते थे, जो भी ऐसा डेटा आता था जो मुझे लगता है कि रेलेवेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको लिख देता था। लेकिन मान लीजिए अगर मैं ऐसा भी नहीं था कि मैं डेटा ही कलेक्ट करते जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर एजुकेशन के ऊपर कुछ, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर कुछ डेटा आ गया, तो मैं देखता हूँ कि अच्छा मेरे पास ऑलरेडी प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड एक डेटा है, तो अगर एक और नया कुछ डेटा आता है तो मैं उसको दोबारा उसको नहीं लिखता मैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी उस वैसे ही कुछ डेटा ऑलरेडी मेरे पास है। तो ताकि डबलिंग ना हो, रिडंडेंसी ताकि वो हो, रिड्यूस हो। और फिर ऐसे करके इकट्ठा करते जाता था, और उसको मैं बार बार रिवाइज करता था, ताकि, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स को याद करना बहुत मुश्किल है, काफी कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कभी कभार। लेकिन आपको उसको एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस करना एग्जाम के दिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो मैंने ऐसा स्टेटिस्टिक्स के लिए ऐसा कुछ एक मैंने छोटा सा डायरी रखा था। और कुछ कुछ मैंने वो भी एक्रोनियम्स भी बनाए थे कुछ कुछ जगह पे, जैसे एथिक्स से कुछ एप्टीट्यूड हो, कुछ भी चीजों ऐसे याद करने के लिए, कुछ क्वालिटीज हो, कुछ सब कंपोनेंट्स हो, उसको याद करने के लिए मैंने ऐसे एक्रोनियम्स भी बनाए थे। तो ऐसा एक डायरी रहता था, और जिसपे करंट अफेयर्स, केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स जो है, जो मुझे लगता है कि मैं अपने आंसर पे कोट कर सकता हूँ, वो मैं ऐसे लिखता जाता था। मैंने ऐसा तो तैयारी की थी अपनी नोट मेकिंग के बारे में। आज आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे यंग एस्पिरेंट्स हम्म हैं जो अपनी तैयारी शुरू करते हैं। उनकी तैयारी में आपको क्या लगता है, एनसीईआरटीज का हम्म एक इंपॉर्टेंट रोल है, या डायरेक्टली उनको रेफरेंस बुक्स से ही शुरू करना चाहिए, या नोट्स से शुरू करना चाहिए? तो एनसीईआरटीज या फिर आपके जो हम्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट एक पहलू रखते हैं हम्म बेस बनाने में एक एस्पिरेंट के? हम्म हाँ जैसे मैंने पहले भी कहा कि आई थिंक यू शुड नो वेयर यू स्टैंड। आप कहाँ पे हो, हाउ मच डू यू नो, तो ये यहाँ पे भी फिर लागू होता है। अगर आपको लगता है कि आपने क्लास 10 तक अच्छे से सोशल साइंसेस पे ध्यान दी थी, आपने साइंस पे ध्यान दी थी, तो आई डोंट थिंक कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरी है। आप डायरेक्टली रेफरेंस मटेरियल्स जो है, जैसे लक्ष्मीकांत हुए, स्पेक्ट्रम हो, वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हो डायरेक्टली, स्किपिंग दी एनसीईआरटीज। क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने भी एनसीईआरटी से शुरू की थी, बट इवेंचुअली जब मैंने रेफरेंस बुक्स पढ़ने शुरू किए, तो मैंने एनसीईआरटी को मतलब देखा भी नहीं, क्योंकि मतलब उतना रिवाइज भी नहीं कर पाया। ऐसा है, क्वेश्चन वहां से आता है, क्वेश्चन मैंने सुना है कि वहां से क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ जाता है फिल्म्स में, वो है। लेकिन आपको थोड़ा कॉस्ट एंड बेनिफिट देखना पड़ेगा। आपको लगता है कि अगर आपसे एनसीईआरटी बहुत जल्दी कवर हो रहा है, तो आई थिंक आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। लेकिन जो एस्पिरेंट्स जिनको लग रहा है कि उनके पास टाइम कम है, वो एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपने अच्छे से क्लास 10 तक का आपका फाउंडेशन सही है, और तो फिर आप डायरेक्टली रेफरेंस बुक पकड़ सकते हो, और ये एनसीईआरटी जो है उसको आप छोड़ सकते हो। और अब जब बाद में टाइम मिलता है, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड रीड दोज बुक्स अगेन। बट आई थिंक टू एनी अपकमिंग एस्पिरेंट्स, मैं तो ये रेकमेंड करना चाहूंगा कि इफ यू अंडरस्टैंड सोशल साइंसेस प्रॉपर्ली, if you know the concepts well, I think you can directly go for a reference book and not spend time. In fact, you can spend those time and in your optional papers, उसको इम्प्रूव करने के लिए आप यूज कर सकते हो। मैं इतना कहना चाहूंगा।
आपने प्रीलिम्स के तैयारी में मॉक टेस्ट को आप मतलब कितने मॉक टेस्ट आपने प्रैक्टिस किए थे, या फिर कितना वेटेज देते हैं आप प्रीलिम्स प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट को? आई थिंक मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उससे आपको एक टारगेट मिल जाता है कि आपको कितना पढ़ना है, मतलब एक टारगेट ओरिएंटेड स्टडी हो जाता है। क्योंकि आज मुझे अगर मुझे आज टेस्ट सॉल्व करना है तो उसके जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है, तो आपको एक थोड़ा सा टारगेट वाला स्टडी भी हो जाता है। फिर आप अपने आप को एसेस करने का भी एक मौका मिलता है कि आपने कितना समझा, आपने कितना अंडरस्टैंड किया टॉपिक्स को, तो वो भी एक मिल जाता है अगर टेस्ट सॉल्व करते हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आई थिंक इट इज नॉट जस्ट नंबर्स कि आपने कितने सॉल्व किए वो मैटर करता है। व्हाट मैटर्स इज कि आप सॉल्व करने के बाद अगर आपने एक गलती की तो आप फ्यूचर में वो गलती दोबारा दोहराएंगे नहीं। अगर वैसा कुछ क्वेश्चन उसी सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो यू शुडंट मेक द सेम मिस्टेक अगेन। तो अगर आप ये इंश्योर करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट फोकसिंग ऑन द नंबर ऑफ टेस्ट। यस, आपको एक बेयर मिनिमम तो करना चाहिए, बट आई थिंक 40 to 45 टेस्ट इज अ गुड नंबर। गुड नंबर एक किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक पर्टिकुलर सेट अगर सॉल्व करोगे दैट इज अ गुड नंबर, बट यू कैन ऑलवेज सॉल्व मोर। क्योंकि जितना आप डाइवर्सिटी बढ़ाओगे उतना आपका वो बढ़ेगा, मतलब जितना आप टेस्ट सॉल्व कर पाओगे उतना अच्छा है। क्योंकि आपको और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे, और करंट अफेयर्स भी कुछ कुछ टॉपिक जो शायद बाकी पेपर्स में मिस आउट किया हो वो उस पर कवर हो सकता है। So that is always there. But I would also emphasize on the fact that it is not just numbers that is important, but also the quality कि आप solutions को कितना अच्छे से analyze कर रहे हो, आप अपनी गलतियों को rectify कर पा रहे हो क्या, that is also very very important. इससे सवाल आता है, 90 डेज होते हैं जनरली हम्म। प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए। हाँ हाँ। तो आपने उन 90 डेज सेक्शंस आपने डिवाइड किए थे, और कैसे आपने उसकी तैयारी की? हम्म। मैंने प्रीलिम से पहले मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो शुरू कर दी थी। मैंने टेस्ट सीरीज लगा के रखा हुआ था। तो मैंने आंसर राइटिंग पे मुझे ऑलरेडी पता था कि क्या होता है, मतलब क्या प्रेशर झेलना पड़ता है। अब मैंने वो पहले गुजर लिया था, मतलब आई हैड फेस्ड ऑल दिस चैलेंजेस बिफोर आई सेट फॉर माय प्रीलिम्स एग्जाम। सो आई हैड अ फेयर आइडिया कि क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने बोला मेरा ऑप्शनल तो काफी तैयार नहीं था टू सम एक्सटेंट, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया मैंने 90 डेज पे। और मैं उसके लिए मैंने जो बोला शॉर्ट शॉर्ट नोट्स जो थे वो मैंने बनाना शुरू किया। और मैंने पहले से जो करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स जो मैंने कोट कर रखा था उसको मैं पढ़ के उसको रिवाइज करना। सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आई डिड रेगुलरली। और ऑल्सो आई ऑल्सो रेफर्ड माई बेसिक टेक्स्ट, जैसे लक्ष्मीकांत हुआ, स्पेक्ट्रम हुआ। लेकिन उस पर पढ़ने का तरीका बहुत चेंज हो जाता, मतलब मैंने बहुत चेंज किया उस पर। प्रीलिम्स के लिए तो वी हैव टू लुक एट ऑल द नेटी-ग्रिटीज, बहुत छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन मेंस के लिए तो यू जस्ट नीड एन ओवरव्यू कि क्या हुआ था, क्या था, ट्रेंड क्या है। यू जस्ट हैव टू गेट एन ओवरव्यू ताकि वहां पे कुछ एग्जाम पे कुछ क्वेश्चन आए तो यू कैन राइट। उस पे इतना इतना पॉइंट पॉइंट करने की इतना जरूरी नहीं है। कुछ कभी कभार आता है, जैसे जीएस2 में इस बार आया था कि हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में आया था। तो वो थोड़ा टू द पॉइंट वाला क्वेश्चन है, बट इवन इफ यू तो स्टिल इफ यू नो सम ब्रॉड फ्रेमवर्क यू कैन स्टिल राइट सम आंसर टू इट। इसके लिए भी कुछ आंसर लिख सकते हो। तो मेरे पास टाइम भी कम था तो मैंने इतना निटी-ग्रिटीज पे ध्यान नहीं दिया। मैं बस ओवरव्यू गेन करने के लिए मैंने सारे जो मेरे बेसिक टेक्स्ट है उसको मैंने एक बार ऐसे रिवाइज किया ताकि एक ब्रॉड आइडिया हो जाए मेरे दिमाग में कि हाँ, वो भी एग्जाम के बहुत पास था कि वरना फिर भूल जाओगे वरना। तो मैं एग्जाम के बहुत पास आती मैंने ये सब थोड़ा बहुत रिवाइज की थी। और जो मैंने नोट्स बनाए थे पहले से वो भी मैंने वो किया था, वो भी मैंने रिवाइज किया। और ओनली आईएएस का जो एडिटोरियल डिस्कशन था वो तो है ही, तो वो भी मैं रोज सुनता था और उस पर और एम्फोसिस देना शुरू किया। क्योंकि अभी उस इतने महीने में जो करंट अफेयर्स बनता है उससे कभी कभार बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो मैंने उस पर भी बहुत ध्यान दिया। तो आपने बताया छोटे नोट्स बनाइए और छोटे नोट्स से आप रिवाइज करिए। खराब राइटिंग है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नोट्स होने चाहिए। ओनली आईएएस ने आपके इस 3 साल के सफर में आप ओनली आईएएस के साथ लगातार जुड़े रहे हैं। किस तरीके से ये जो हमारे एडिटोरियल कंपाइलेशंस हैं, डेली एडिटोरियल डिस्कशंस और प्रीलिम बूस्टर्स हैं, कैसे उनने आपकी मदद की आपकी तैयारी में? एडिटोरियल डिस्कशन जो है, मैं जब अखबार पढ़ता हूँ मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा इंग्लिश ठीक ठाक है। कि मुझे पता था कि मैं इंग्लिश क्वालिफाई कर लूंगा, मतलब इंग्लिश का जो लैंग्वेज पेपर है मुझसे क्वालिफाई हो जाएगा। और मैंने कॉलेज और स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने एसेस लिखे हैं, तो मुझे ऐसे की भी इतनी चिंता नहीं थी। तो मुझे पता था कि मेरा बेयर मिनिमम इंग्लिश तो है। तो मुझे एडिटोरियल, मैं इसलिए जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो मैं एडिटोरियल नहीं पढ़ता था, क्योंकि मैं बस ओनली आईएएस का एडिटोरियल डिस्कशन सुनता था। क्योंकि मुझे कुछ नया वर्ड सीखने का ऐसा कुछ शौक नहीं था, क्योंकि मुझे बाकी चीजों पे एम्फेसिस देना था। तो उसमें मेरा बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बचाया अपना, क्योंकि एडिटोरियल पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मेरा उस पर बहुत टाइम बच जाता था। सो आई कुड डिवोट मोर ऑन अदर न्यूज, जो मैं अपने नोट्स बनाने में, फिर वो करंट अफेयर्स छानने में, उन सब पे मैं और टाइम डिवोट कर पाता था। और ओनली आईएएस जो है, मतलब जब वो एडिटोरियल डिस्कशन बताते हैं तो वो
बैकग्राउंड को भी बताते हैं। मतलब अगर मान लो आर्टिकल पे बैकग्राउंड मेंशन नहीं है तो वो बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत रिकैप कराते हैं, जिसकी वजह से कोई भी एस्पिरेंट जो तुरंत अभी सुनना शुरू करेगा उनको भी काफी कुछ समझ में आएगा, क्योंकि वो जो लिखा हुआ है वही नहीं बताता, वो जो थोड़ा बैकग्राउंड में बताते हैं। और वो कुछ बायस्ड ओपिनियन नहीं बताता, जो एडिटोरियल डिस्कशन, एडिटर पे जो खुद लिखा है आर्टिकल वो बता देते हैं कि वो अपना कुछ ऐड नहीं करते उस पर, वो खुद बताते हैं कि ये उनका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन नहीं है। तो अपना कुछ बायसनेस नहीं डालते उस पर, जो है तो वो छोड़ देता है उसके ऊपर, जो सुन रहा है, जो व्यूअर्स है उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप जज करो अपने आप से कि ये सही कि गलत है। और कभी कभी जब कोई बैलेंस्ड आर्टिकल भी आता है तो वो तो बहुत ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा, क्योंकि उसमें तो बहुत साइड्स ऑफ द पिक्चर भी जानने को मिल जाता है। प्रीलिम बूस्टर के तो मैंने प्रीलिम बूस्टर को भी मैंने अच्छे से फॉलो किया, मैंने कंपाइलेशन भी पूरे देखे थे। अंत पे मैंने सिर्फ कंपाइलेशन को बार बार प्लेबैक पे थोड़ा स्पीड बढ़ा के 2x 2.5x पे मैं बहुत जल्दी जल्दी सुनता था, तो उस पर मैं बहुत जल्दी रिवाइज भी हो जाता था। तो इसलिए मेरे लिए तो ओनली आईएएस बहुत बड़ा मेरे लिए तो फैक्टर था। मतलब मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में मीन करता हूँ कि उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे करंट अफेयर्स इश्यूज को अंडरस्टैंड करने में, मुझे बहुत हेल्प हुई। और कभी कभार ऐसे कुछ ईमेल्स भी आते थे, ईमेल्स इन द सेंस कुछ पोस्ट भी आता था जो एस्पिरेंट्स है जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया और ओनली आईएएस के मैनेजिंग टीम को ईमेल लिखते थे कि हम लोगों ने आपकी वजह से वो किया। तो हम भी सोचते थे ऐसा कभी दिन आएगा क्या कि हम भी ऐसे करके लिख पाएंगे, उनको बता पाएंगे, उनको थैंक यू बोल पाएंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर था हमारे लिए। अब यहाँ से आप जान रहे हैं किस तरीके का समय चल रहा है। कोरोना की वजह से जो सिचुएशंस आई हैं, ये पेंडेमिक है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उस स्थिति में एग्जाम है, तैयारियां चल रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे यंग एस्पिरेंट्स हैं, या फिर जो लोग अपना एग्जाम दूसरी या तीसरी बार दे रहे हैं, हाउ कैन दे मेंटेन द रिदम? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग बहुत कठिनाई फेस कर रहे हैं, आई थिंक यू कैन ऑल्सो डेवलप सम कोपिंग मैकेनिज्म्स, लाइक आप किसी टेस्ट सीरीज पे एनरोल कर सकते हो ताकि आप थोड़ा टारगेट ओरिएंटेड स्टडी कर पाओ, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बना सकते हो। तो यू कैन डिस्कस एवरी इवनिंग, या फिर किसी एक टाइम फिक्स करके यू कैन ऑलवेज डिस्कस, तो आपको एक पुश भी मिलता रहेगा कि हाँ आज तो हमें डिस्कस करना है, तो आई हैव टू स्टडी। यू कैन ऑल्सो टेल योर पेरेंट्स टू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम यू, लाइक थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ये चीज। दिस आर द सैक्रिफाइस व्हिच इज रिक्वायर्ड बिकॉज this exam to some extent requires some extended period of study, so that sort of thing has to be developed. But as I'll repeat again कि repeat कि ये तो है कि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो तो अभी भी पढ़ रहे हैं, तो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप रेस में पीछे हट रहे हो। तो ये तो याद रखना पड़ेगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ कंपटीशन, इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वी हैव टू bring out the best in ourselves। तो मैं इतना कहना चाहूंगा। ओके परीक्षित, लेट्स रैप अप दिस सेशन। आपसे हमने बहुत सारे सवाल पूछे और आपने बड़े ही एक्सपेंसिव, बहुत ही ज्यादा क्लियर कट आंसर दिए कि ये चीज ऐसे करनी है। आप सवालों को उनके घर तक छोड़ के आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। फाइनली, जैसे हम जानते हैं, परीक्षित का मतलब थैंक यू आजमाया वेरी हुआ है, मच। आजमाया गया है इनको यूपीएससी के द्वारा। इनकी ऑल इंडिया रैंक 373। एंथ्रोपोलॉजी इनका ऑप्शनल है। इनके आप जवाबों से समझ चुके होंगे कि वन साइज फिट ऑल वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलने वाला। सब्जेक्टिविटी हमेशा काम आने वाली है। आपको अपनी तैयारी अपने फाउंडेशन के हिसाब से करनी है। बाकी उम्मीद करता हूं जो भी आपके सवाल थे वो सब मैं परीक्षित से पूछ पाया हूं, और परीक्षित ने उनके जवाब दिए हैं, वो आप तक पहुंच जाएंगे। ओनली आईएएस के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।